10 मिनट हो गए। तो हमें इससे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज डेली लाइफ में क्या है। कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं है, कोई भी टॉपिक, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ का हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको उसके फंडामेंटल चीजें पता है ना कि हमें हमें अपनी लाइफ में इस चीज को यहाँ यहाँ हमारी इंपोर्टेंस है और यहाँ यहाँ यूज करते हैं और इससे ज्यादा फ्यूचर में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमारा, मैंने इसमें एक फोटो के थ्रू ही दिखा दिया है कि यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाइफ। और फोटो के थ्रू दिखाने का फायदा क्या रहता है कि आपको सबसे ज्यादा इजी तरीके से समझ में आ जाता है। तो जैसे कि देखो, आप फर्स्ट फर्स्ट वाले में दिख रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी के यूज सारे कि मोशन और पावर। मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और पावर किसी भी काम को, रेट ऑफ वर्क ही तो पावर होता है, आप 12th में पढ़े होंगे, रेट ऑफ वर्क पावर। तो आप देख सकते हो, आप इलेक्ट्रिक बाइक्स में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, इलेक्ट्रिक कार्स में होता है, घर में जब आपको जूस बना के देती है मम्मी, मैंगो शेक या बनाना शेक, वो ब्लेंडर से बना के देती हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। और आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है, उसमें जो ड्रिल मशीन यूज होती है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, बहुत कम एग्जांपल दिए हैं। आप अपने घर में हर दूसरी चीज देखोगे इलेक्ट्रिसिटी के यूज होने वाली है। जैसे कि ओवन आपके किचन में होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, एसी में शायद आप जहाँ पे बैठे होंगे वहां पे एसी में आप बैठे होगे, तो अगर एसी चल रहा होगा तो एसी भी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। और जो आप कपड़े पहने हुए हो उस पर आयरन किया गया होगा, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज। तीसरा चीज आता है लाइट के लिए, मतलब लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि बल्ब है, फ्लैश लाइट है, फोकस लाइट है, टेबल लैंप है, जो आप रात को पढ़ने में यूज करते हो। कम्युनिकेशन में आप लैपटॉप, मोबाइल, रेडियो, कंप्यूटर, जैसे जिससे आप या तो कोई क्लास इससे ले रहा होगा या फिर कोई इस डिवाइस से क्लास ले रहा होगा। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल है? नो सर। तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस समझ में आई कि हमारी डेली लाइफ में ना हर जगह जहां पे देखो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है, बहुत ज्यादा यूज है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हमें इसको ऐसे पढ़ना है जैसे कि एग्जाम में भी इसमें से काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और ज्यादा लेंथी चैप्टर है नहीं, और सिंपल चैप्टर है। सिंपल भी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मटेरियल से। अच्छा, मटेरियल आपने सुना होगा 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। 3 टाइप के होते हैं। अब देखो, अभी हम सिर्फ इसमें हमें कंडक्टर से काम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सिर्फ कंडक्टर्स में मेजरली होता है, सेमीकंडक्टर्स में भी होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है। अब हमें, क्योंकि इस वाले टॉपिक का ये वाला आपका चैप्टर है पूरा सेमीकंडक्टर, यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक जानेंगे इसका। और जब हम सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम पे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर तीनों चीजें दोबारा से पढ़ेंगे इन डिटेल। तो अभी कोई ऐसा नहीं करेगा किसी के पेट में दर्द होने लगे, सर कंडक्टर तो आपने थोड़ा सा बताया, आप आगे बढ़ गए। अभी हम उतना बताएंगे जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है बस। लेकिन डिटेल में जो भी स्टेट होती हैं, एनर्जी बैंड्स होते हैं, वो सारी डिटेल में आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में आपकी स्टार्ट होगी जैसे आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा, उससे लास्ट वाला पार्ट मॉडर्न फिजिक्स है। उस टाइम पे आप सेमीकंडक्टर पढ़ो बहुत डिटेल में, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि आपकी जो मोबाइल्स में यूज होती है ना, चिप्स वगैरह, ये सारी चीज सेमीकंडक्टर के थ्रू बनती है। अब अभी हम देखते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है? एक मटेरियल जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सम इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली बाउंडेड टू इट्स एटम। आपको ये तो पता होगा केमिस्ट्री के थ्रू ही कि कोई एटम होता है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, पता है कि नहीं? कुछ रेस्पॉन्स, यस नो, कुछ तो रेस्पॉन्स किया करो। यस सर। अब क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम से वीकली बाउंडेड होते हैं। वीकली बाउंडेड मतलब उनको थोड़ा सा कोई फोर्स लगाए भाग जाएंगे अपने एटम को छोड़। जैसे होता है ना,
आप एक तरह एग्जांपल लगा लो कि बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, अपनी मम्मी पापा से कम बॉन्ड में रहता है, उनको थोड़ा सा कोई पाथ से डेविएट करे वो भाग जाते हैं घर से। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, जैसे आपकी तरह, अपने मम्मी पापा के कहने पे क्लास लेते हैं, बाकी सारी चीजें करते हैं जैसा कि पेरेंट्स कहते हैं, इसका मतलब आप अपने मम्मी पापा से क्लोजली बाउंडेड हो। समझ रहे हो? they Yes, are sir. they are almost free to move is known as free electrons। ये जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये इतने फ्री होते हैं कि इस पे थोड़ा सा अगर कोई फोर्स लगा दे, एक्सटर्नल फोर्स लगा दे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम आगे देखेंगे अभी, तो ये क्या करते हैं, अपने एटम को छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या होता है भाई, आपने सुना होगा लास्ट चैप्टर में कि जब चार्ज फ्लो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। चलो ये चीज हम आगे देखेंगे, बस अभी आप इतना समझो कि जो कंडक्टर होता है उससे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीकली बाउंडेड होते हैं अपने एटम से, जिससे कि वो फ्री टू मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजिली जा सकते हैं, और वो अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि देखो, एक जगह से जब चार्ज फ्लो होगा दूसरी जगह जाएगा, जब चार्ज, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से फ्लो होती है? फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, अभी आप इसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, अभी सिर्फ इतना समझें कि जो एटम होता है, एटम के चारों इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से क्लोजली बाउंडेड हैं, वो सॉरी वीकली बाउंडेड हैं, तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। और अगर क्लोजली बाउंडेड है या टाइटली बाउंडेड है, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। अब देखो, जब इसमें क्या हुआ था, वीकली बाउंडेड थे तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और लोग भाग के जा रहे थे, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो भाग के बाहर निकल जा रहे थे। लेकिन जब इंसुलेटर की बात आई, जैसे आप अपने मम्मी पापा से क्लोजली बाउंडेड है, मान लो ये एटम है और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको कोई इधर उधर की सलाह भले कितना भी दे, आप अपने घर पे ही रहोगे, आप अपने मम्मी पापा की ही बात मानोगे। इसका मतलब आप अपने मम्मी पापा के टाइटली बाउंडेड हैं। और अगर आप अपने मम्मी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर एटम को छोड़ के नहीं जाएंगे तो कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउड नहीं करते। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये भी दोनों के बीच में होते हैं। ये क्या करते हैं, जब लो टेम्परेचर पे होते हैं, तो एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। और जब इन्हीं को हाई टेम्परेचर पे रख दिया जाता है ना, इन्हीं को एट हाई टेम्परेचर पे, तो ये क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके फ्री हो जाते हैं, तो ये एज ए कंडक्टर काम करने लगते हैं। तो अभी आपको मटेरियल का 3 टाइप मैंने बताए, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, वो मटेरियल जिनके इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से वीकली बाउंडेड हो और थोड़ा सा फोर्स लगने पे अपने एटम को छोड़ के जा सके, और जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अलाउड करते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। और जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अलाउड नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इंसुलेटर। और उनके जो एटम्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने एटम से टाइटली बाउंडेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे तो कंडक्टर का काम करते हैं और लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर का। अब सेमीकंडक्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसीलिए इसको एक नया चैप्टर बनाया गया है। तो आपको इतना समझ में आया कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? यस सर। Yes, sir. आप बीच बीच में भी रेस्पॉन्स करते रहा करो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलते जा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. करेंगे अब। जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे मजा नहीं आएगा ना क्लास में। अरे मैं नया भले ही हूँ आज आपकी क्लास में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोई खड़ूस टीचर हूँ। चिल मार के पढ़ो, एकदम चिल करके पढ़ो मजे से। Yes, ऐसा sir. नहीं है कि नहीं, हमें तो कपिल सर ही पढ़ाते थे और आज हम तो चुप बैठेंगे, ऐसे करके बैठेंगे। ऐसा नहीं है, आराम से। जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे क्लास में मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा मैं अकेला खुद ही पढ़ रहा हूँ क्या सारी चीजें। तो खुद थोड़ी ना पढ़ो आप।
तो आजकल हमारे रोज के रोज ही टीचर चेंज हो रहे हैं, तो बच्चे थोड़े कोमा में चले जाते हैं। अब वो चेंज बेटा इस वजह से भी हो पा रहा है कि बैचेस का थोड़ा सा, और जो टीचर आपकी छुट्टी से बेहतर है कि आपका टीचर भी चेंज हो जाए। मान लो कोई टीचर छुट्टी पे गया है, कोई इमरजेंसी आ गई, भाई हम लोगों की इमरजेंसी आ जाती है, तो इमरजेंसी आ गई तो आपकी या तो दो ऑप्शन, या तो छुट्टी करें या फिर टीचर चेंज करें, उसी दिन के लिए या 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए कोई और टीचर पढ़ाएं। वो ज्यादा बेटर है कि कोई और टीचर पढ़ा दे, एटलीस्ट आपकी छुट्टी तो नहीं होगी ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। आपको 11th का भी कुछ पार्ट करवाना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाने होंगे, रिवीजन भी करवाना होगा, बहुत कुछ करवाना है आप लोगों को। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि छुट्टी आपकी कम से कम हो, इसीलिए बेटा चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को शौक है कि आपको नई नई फेस दिखाएं, ठीक है। सर जस्ट ऐसे बोल रही थी ना, मतलब आजकल थोड़ा कोई नहीं ऐसा होता है, वो नए टीचर आते हैं तो थोड़ा सा इशू लगता है, बट आप टेंशन फ्री होकर पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाए। अब मैं वीडियो ऑफ कर दूं तो आपको कभी पिक्चर लगेंगे, ये मान के दिखा रहे हैं। नहीं सर, अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे, अब आता है मेन चीज इलेक्ट्रिक करंट पे। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, यानी कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड, उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। मान लो ये कोई कंडक्टर हो, चलो अभी आ ही जाएगा वैसे। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, देखो जैसे कि चलो एग्जांपल बता ही देता हूं आपको। मान लो ये कोई कंडक्टर है, इससे पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकल रहे हैं पर सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, चार्ज के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यस सर। रही है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे चार्ज क्या है, क्यू, मान लो क्यू चार्ज है, इस ई को हम क्या बोल रहे हैं, मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन्स गए या फिर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए, तो टोटल चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, क्यू पर सेकंड यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको, आई, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो ये dq बाई dt क्या है, dq बाई dt है कि तो बहुत स्मॉल टाइम में कितना चार्ज गया, स्मॉल टाइम में कितना स्मॉल चार्ज गया, उसको भी हम इंस्टेंटेनियस करंट बोल सकते हैं, या फिर ये किस रेट से वेरी भी कर रहा है, कुछ आपको आगे चल के वेरिंग करंट भी बताए जाएंगे। तो आपको इसकी यूनिट बता दो मुझे, यूनिट क्या होगी इसकी, चार्ज की यूनिट इसकी, हाँ चार्ज की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर चार्ज की यूनिट कूलम, और टाइम की यूनिट कूलम पर सेकंड को हम बोलते हैं क्या, एम्पियर। आपने डायरेक्ट, कुछ बच्चों ने बताया था डायरेक्ट एम्पियर। अब देखो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है कूलम पर सेकंड और एम्पियर। और डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन में देखो क्या होता है, इसमें मास है नहीं, लेंथ है नहीं, टेम्परेचर है नहीं, तो इन तीनों पे क्या 0 आएगा, ओनली एम्पियर है, ए फॉर एम्पियर। क्लियर है आपको, इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है, पहले होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट, अब देखो मान लो इससे कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए बाहर गए, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो आप यहाँ पे मान लो 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए इससे, तो टोटल चार्ज तो हमें निकालना होगा ना कि कितना टोटल चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज है, न कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मान लो हमारे यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए, 10⁵ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए, कितने टाइम में, मान लो 1 सेकंड में। तो हमें n नंबर ऑफ इसका चार्ज जब निकालना होगा, टोटल चार्ज निकालना होगा, तो क्या हमें n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चार्ज आ जाएगा, जैसे n क्या है, मान लो 10⁵ इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 into 10 to the power -19। -19। अब ये आपका क्या हो गया, कूलम।
आपका टोटल चार्ज कितना हो गया इससे जो पास हो रहा था, 10⁵ into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका टोटल चार्ज हो गया। अब इसमें जैसे टाइम और दे दे कि मान लो 2 सेकंड में, अब 2 सेकंड में मान लो ये फ्लो हुआ है, तो यहाँ पे अगर इसमें हम 2 सेकंड्स का डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ये समझ में आ रहा है कि द n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन सेकंड, इन t सेकंड। कितने टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो आपने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मतलब इस वाले सेक्शन से आप बात कर रहे हो, इस वाले सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन और कितने टाइम में पास हुए हैं, उनका हमने चार्ज निकाला, Q = Ne। अब क्या देखेंगे, अभी हमने जैसा कि यहाँ पे देखा कि I = क्या होता है, Q/T। अब Q = हमने यहाँ क्या देखा, Ne देखा कि नहीं, Ne क्या, N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ पॉइंट इन t सेकंड, कितने टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए, और उसमें हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल आ जाएगा कितना चार्ज हुआ, पास हुआ उस पॉइंट से। और उस चार्ज में अगर हम t से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस सर, करंट आ गया। तो इस Q की जगह पे क्या पुट कर दिया, Ne पुट कर दिया, Ne/T। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का अगर कोई चार्ज के फॉर्मेट में दे दे, इलेक्ट्रिक करंट को अगर चार्ज के फॉर्मेट में दे दे तो आप क्या करोगे, Ne/T फॉर्मूला। मान लो आपसे अभी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप खुद, मैंने इसीलिए इस वाले को इसीलिए समझाया है जिससे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से कर सको, खुद से नेक्स्ट क्वेश्चन को कर सको। अब देखो 1 एम्पियर करंट के लिए अगर मान लो, आपको फॉर योर नॉलेज कि अगर मान लेता हूं मैं 1 एम्पियर का करंट है, 1 एम्पियर का पर सेकंड है, पर सेकंड का मतलब क्या होता है, T = 1 सेकंड होता है कि नहीं, यस सर, है। अब मैं इसमें पुट करूं 1 एम्पियर का I = Ne/T, तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पॉइंट से पास होने चाहिए 1 एम्पियर करंट के, यस सर, ये हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे, मान लो कहीं किसी वायर से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, वहां पर मीटर लगाया था अपने 1 एम्पियर करंट। अब आपसे पूछा मुझे ये बताओ कि हर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं इससे, ये पूछ सकता है ना कोई भी कि एक वायर से 1 एम्पियर पर सेकंड करंट जा रहा है, तो हमें ये बताओ कि इस वायर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं पर सेकंड, निकाल सकते हैं कि नहीं ये, यस सर, बाकी लोग एक ही बच्चा बोल रहा है यार, तो फॉर्मूला बाकी लोग भी बोलो, समझ में आ रहा है, एक ही को थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, 50 लोग हैं। यस बाकी यस लोग हाँ रेस्पॉन्स किया करो, ऐसे नहीं यार, ऐसे समझ में ही नहीं आता। और आप जो थम्सअप देते हो ना, थम्सअप मुझे दिखाई नहीं देते क्योंकि स्क्रीन चलती है ना हमारे सामने, स्क्रीन चलता है, आपकी थम्सअप क्या कर रहे हो आप स्क्रीन पे समझ में नहीं आता, आप जब बोलोगे तभी समझ में आएगा, या फिर हमें ये मिनिमाइज करना पड़ता है। अब देखो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया कि 1/E आ गया यहाँ, चलो इसको आपको दिखा देता हूँ 1/E कैसे आया। आई क्या है, 1 एम्पियर ले रहे हैं हम, एन हमें निकालना है, ई हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो आप देखोगे एन निकालने के लिए हमें क्या आएगा, एन निकालने के लिए 1/E आएगा। 1/E की वैल्यू यहाँ पे देखो, 1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से आया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उससे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो हो रहे हैं। सोचो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं भाई, काउंट भी नहीं कर पाओगे आप तो बैठ के, समझ रहे हो कि नहीं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं 1 सेकेंड में। तो हमने ये कैलकुलेशन किस लिए की थी, अब आपको या तो कोई दे दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे कि भाई हमारे इस क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, तो हमें ये बताओ कि कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो ये भी पूछ सकता है। या फिर ऐसे पता चल जाए हमें कि ये करंट है, इतने टाइम में फ्लो हो रहा है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ ले। तो इनडायरेक्टली कैसे भी करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, या फिर टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट।
बेटा ये फंडा सबको क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, और 1 एम्पियर करंट अगर किसी पर सेकंड किसी वायर से फ्लो हो रहा है तो हमारे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस वायर से पर सेकंड फ्लो हो रहे होंगे, तब जाके 1 एम्पियर करंट पर सेकंड फ्लो हो रहा है उससे। यस सर। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। सर सब लोग रेस्पॉन्स करो, आज तो Sir. या तो यस सर इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो एक बार, पास करो, सिंपल क्वेश्चन, इसी मैंने ऐसा कई सारे क्वेश्चन बता दिए। हुआ क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन है बेटा। So 5 Same. into 10 raised to power 19. चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो सर 2 into 10 is to power minus 20. चलो अभी देखते हैं, आंसर मुझे नहीं पता, देखते हैं सॉल्व करके। 3 आ रहा है, 3 into 10 to the power 21 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। कैसे आ रहा है देखो, चलो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकंड, यानी कि टी इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1 सेकंड दिया हुआ है कि नहीं? यस सर। यस सर। पर सेकंड, ये गलत है, पर मिनट है, ये गलत है। पर सेकंड है तो यहाँ 1 आना चाहिए था ना, 60 क्यों आया है यहाँ? भाई पर सेकंड है ना, तो टी इक्वल टू 1 सेकंड हो गया। थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इफ द करंट कैरीज 8 एम्पियर, यानी कि आई इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको? 8 एम्पियर दिया हुआ, आपको 8 एम्पियर दिया हुआ, आई आपको 8 एम्पियर दिया हुआ है। अब मुझे ये बताओ, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी। आई क्या है? 8 एम्पियर। एन हमें पता करना है, ई कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और टी क्या है? 1 सेकंड है। अब हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। एन निकालना है तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ पहले थोड़ा इजी के लिए कि 8 इक्वल टू एन इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -20 बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर कोई दिक्कत किसी को? 8 से 2 टाइम गया ये, हमारा आंसर क्या आया? n इक्वल टू 1/2 इंटू 10 टू द पावर -20। 20 ऊपर पहुंच जाएगा। यस सर। यस तो सर क्या आएगा? 0.5 इंटू 10 टू द पावर -20 होगा। सर प्लस के 20 प्लस लगेगा। हाँ सॉरी, प्लस के, हाँ प्लस के 20। वाओ बहुत अच्छे, आप मिस्टेक बताते हो तो बहुत अच्छा लगता है। n इक्वल टू क्या आया? 5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? है यस सर। कोई डाउट किसी को? कुछ लोगों का आंसर शायद सही भी आया था, आई थिंक। सर मैंने पता क्या किया था, आंसर निकाल दिया था ना, बट वो जैसे 2 मेरे अपॉन में आया था तो मैंने वो 1 से डिवाइड ही नहीं किया, तो वो मैं 10 रेज़ टू पावर -19 को ऊपर लेगी डायरेक्ट, तो फिर इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अभी मिस्टेक नहीं करना, ये तो गलत है। अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी हमने देखा कि करंट क्या होता है, पहले हमने देखा था कि करंट का डेली लाइफ में एग्जांपल, फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का देखा दोनों का,
फिर जाके देखा कि हमने एक क्वेश्चन किया, उससे पहले हमने करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट फ्लो कैसे होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कोई भी चीज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। इसका कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे डेली लाइफ में? कोई भी, जरूरी नहीं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ना हो, भले ही बता सकता है क्या? आपके घर में ही है, पानी से रिलेटेड है। अब मैं और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है हमेशा, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वाटर हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग ले लो। टैंकी से पानी, हाँ बिल्कुल, जो टंकी आपके घर पर रखी होती है ना, घर की छत पर जो टंकी रखी होती है, वो क्या होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है कि नहीं उसकी? भाई यस ऊंचाई पर सर। रखी हुई है ना, उससे नल आ रहा होता है आपके घर के नीचे, यहाँ पे आपका नल लगा हुआ है, टोटी लगी हुई है, मान लो कोई भी टोटी है, टोटी लगी हुई है, तो इससे पानी जब गिरता है तो क्यों आता है? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये आपकी लोअर पोटेंशियल पे। जब आपको टंकी भरनी होती है तो उसको अलग से पावर देते हो पंप के थ्रू, तब जाके टंकी भरती है। ऐसा नहीं आप कोई बच्चा बोल दे कि सर हम तो नीचे से भी टंकी को भर देते हैं ऊपर की तरफ, तो उसके लिए आपको मोटर लगानी पड़ती है, तब जाके भरती है टंकी। ऐसा नहीं कि खुद से भर जाए। लेकिन टंकी से नीचे नल की तरफ पानी आने के लिए आपको मोटर नहीं लगानी पड़ती। क्यों? क्योंकि हमेशा एनर्जी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। अब हम आते हैं यहाँ पर, अब हम आते हैं कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है और करंट का फ्लो क्या होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको बैटरी के थ्रू। देखो, हमें हमेशा कोई भी, मान लो बैटरी है, बैटरी आपने देखा होगा इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अरे आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, उसमें एक प्लस का साइन लिखा होगा, एक माइनस का साइन लिखा होगा। इन्वर्टर पे देखिएगा, एक प्लस का साइन लिखा होगा, उस पर एक माइनस का साइन लिखा होगा। इसका मतलब है उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो मुझे ये बताओ अभी वो कैसे क्या होता है, सारी चीजें अंदर वो हम बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे। मान लो ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ये भी बैटरी ही है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे? सर पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो नेगेटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो मुझे ये बताओ कि जब आपका जिसके पास जो ज्यादा होगा वही चीज तो दे सकता है। Yes, sir. अब नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज देगा, और पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो पॉजिटिव देगा। अब ये नेगेटिव क्या चाहेगा? ये जो नेगेटिव है वो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले को Yes. करेगा कि नहीं? और ये पॉजिटिव वाला चाहेगा कि नेगेटिव मेरे पास आ जाए। तो देखो फ्लो कैसे होगा। एक्चुअली फ्लो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ऐसे फ्लो होगा, जो आपको दिख रहा है अभी, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो दिख गया आपको। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, हमेशा इतना याद रखना कि जो करंट होती है वो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आपका फ्लो हो रहा होगा उसी डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक करंट होगी। जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक करंट होगी। ठीक है, अब देखो ये तो वही लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन्स देखो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकल रहा है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो करंट के जस्ट अपोजिट होगी। ये चीज हमेशा याद रखना। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? along the positive और opposite to negative charge, opposite to negative charge। ये हमेशा याद रखना है आपको। अब देखो सर्किट में कैसे होता है। सर्किट में मान लो आपकी कोई बैटरी लगी हुई है, बैटरी नेगेटिव चार्ज है, बैटरी पे इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल है, इस साइड में पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे? नेगेटिव टर्मिनल से। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला,
ऐसे ऐसे करके यूं ऐसे ऐसे करके रजिस्टर से पास होके ऐसे करके यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पहुंची है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मान लो जा रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो अलोंग द पॉजिटिव कह लो या फिर अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन कह लो, बात दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है Yes, आपको? sir. तो Yes. हमेशा इलेक्ट्रिक sir. करंट अलोंग द पॉजिटिव चार्ज होती है और अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है आपको? Yes, sir. अच्छा, अब आप घर की बैटरी में देख के दूर से, छूना नहीं है, दूर से देख के बता सकते हो ना कहां से डायरेक्शन ऑफ करंट बता सकते हो कि नहीं? जैसे मान लो आपकी कोई बैटरी है, ये कोई बैटरी है आपकी, ल्यूमिनस की बैटरी है मान लो, फॉर एग्जांपल ल्यूमिनस की बैटरी है, ये उसका एक टर्मिनल है, ये इसका दूसरा टर्मिनल है, ऐसे ही होते हैं ना, ये मान लो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक वायर लिया और यहाँ से एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे एक बल्ब लगा के इससे कनेक्ट किया, ऐसे ही होता है। अब मुझे ये कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो, आप सिंपल से ये देखो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होती है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ में आया डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? Yes. यस सर। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है? अब देखते हैं कि अच्छा एक बात तो हमने अभी पढ़ा था उससे पहले, जब स्टार्टिंग में हम कंडीशन वो पढ़ रहे थे, कंडक्टर पढ़ रहे थे कि नहीं? Yes, Yes. sir. हमने उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर में, हमने क्या पढ़ा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम से बहुत ही वीकली बाउंडेड होते हैं। वीकली बाउंडेड मतलब कि वो जब मन चाहे कब छोड़ के चले जाए पता नहीं, थोड़ा सा फोर्स लगा वो भाग के चले जाएंगे। लेकिन जब तक हम उसका फोर्स नहीं लगा रहे होते हैं तब तक वो कैसे मूव करते हैं? भाई आपने ये तो सुना होगा कि जो एटम होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं, ये तो सुना होगा केमिस्ट्री में। तो ये कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है इनसाइड ए कंडक्टर? जैसे आपके पास कोई कंडक्टर, मान लो मोबाइल है, मोबाइल कंडक्टर का बना होता, चलो ये तो छोड़ दो, चलो आप आयरन रॉड ले लो, कोई छोटी सी आयरन रॉड के अंदर जब आप वो सिंपली रखी हुई है, आपके पास सिंपली रखी हुई है, तब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे भाई, उनका मोशन क्या होगा, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या होगा। उसके बाद हम निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखोगे, देखो इसमें जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो नेगेटिव टर्मिनल से चल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब जा रहा है तो ये किसी न किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा ना? Yes, sir. तो ये किसी न किसी वेलोसिटी से जा रहा है। जब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया तो किसी न किसी वेलोसिटी से जा रहा है। इस वेलोसिटी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये वेलोसिटी क्या होती है। भाई एक जगह से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं और हम देखते हैं कि स्विच को ऑन करो तुरंत बल्ब जल जाता है, स्विच को ऑफ करो तुरंत बल्ब बंद हो जाता है। ये कैसे होता है, कैसे होता है? ये सारी चीजें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उससे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इनसाइड अ कंडक्टर कैसे होता है। All free electrons are random motion due to thermal energy. आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है क्या? Yes, sir. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग आपने सुना होगा कि एट रूम टेम्परेचर हर एक मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करता रहता है, कैसे वाइब्रेट करता है? देखो ये इलेक्ट्रॉन्स की वो है, ये आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, देखो मूव करते हैं,
अच्छा एक बात बताओ, एक रूम में आपको बंद कर दिया है, 10 बच्चे बंद कर दिए एक रूम में, छोटे से रूम में, और उसमें मान लो किसी कॉर्नर पर आग लग जाए, तो क्या करोगे सब लोग? गेट सर बंद है, गेट बंद है, तो आप दौड़ोगे, दौड़ोगे, एक दूसरे से टकरा रहे हो, भग रहे हो इधर उधर, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जब तक कि गेट ना खुले। गेट मतलब कोई एक फोर्स लग गया आपके ऊपर, जब तक इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा तब तक ये ऐसे मूव करता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट इनका 0 होता है। कैसे करते हैं मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, कि जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे कोई भी मोशन कर ली, लेकिन फाइनली में आके यहीं पे, फिर भी आके यहाँ पे आ जाएगा, बाद में जब लास्ट में आएगा तब भी ये यहीं पे आएगा। ये जो पाथ है ना, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हैं। इसका मतलब ये अपनी नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होता है जब आपका कंडक्टर सिंपली रखा हुआ हो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर नहीं लगाया जा रहा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसका? 0 होता है। ये क्लियर हुआ आपको? यस अब देखते हैं कि ये होता क्या है इसमें। फ्रॉम द थ्योरी ऑफ काइनेटिक गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल लेवल पे, काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kT होती है। कि क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट होता है, वो हाफ mv² सिंपली वाली काइनेटिक एनर्जी होती है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है √3 kT/m। अब इसमें 3 ये हो गया, ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 × 10⁻³ और T 300 डिग्री क्यों रखा है? 300 डिग्री हम मान के चलते हैं एट रूम टेम्परेचर को, एट रूम टेम्परेचर, अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको 11th क्लास का थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो हम रूम टेम्परेचर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलते थे। और ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने नियर अबाउट देखा कि हमारी जो स्पीड आ रही है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड आ रही है, वो 10⁻1.1 × 10⁵ मीटर पर सेकंड के अबाउट आ रही है। यानी कि ये जो मैं मोशन बता रहा था ना अभी आपको, ऐसे करके रैंडम मोशन, ये ऐसे रैंडम मोशन करता है, ऐसे करके फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे कहीं भी कैसे भी करके करे, लेकिन आगे फाइनली में यहीं तक आ जाएगा। ये जो रैंडम मोशन है ना, ये इसकी स्पीड कितनी होती है? 10⁵ ऑर्डर की होती है भाई, यानी कि 100 किलोमीटर पर सेकेंड लमसम, 100 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड। समझ रहे हो कितनी तेज हो गई है? सर दिखती भी 100 किलोमीटर दिखने का तो कोई चांस ही नहीं है, दिखने का तो कोई चांस ही नहीं है। ये नियर अबाउट 100 किलोमीटर पर सेकंड की होती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने 11th क्लास में? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टोटल टाइम। अब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। 0 नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसीलिए तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो रही है। यस सर। हैं? यस तो सर। ये आपको थोड़ा सा 11th क्लास का अगर याद होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे, क्योंकि अगर इसको बताने लग गए तो ये इस टॉपिक से हम डेविएट हो जाएंगे। लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए था शायद कि ये 3/2 kT फॉर्मूला होता है 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। और ये हमने हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाया, दोनों को इक्वल करके मैंने ये वैल्यू पुट करके मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाह रहा था। ये एग्जाम में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया देना चाह रहा था कि मैंने जो मोशन बताई है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से दौड़ के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, तो ये कितनी स्पीड में दौड़ते हैं? दिमाग में आ भी तो सकता है सर, स्पीड कितनी तेज होती है उनकी? देखो 100 किलोमीटर पर सेकेंड, इस लेवल की स्पीड होती है उनकी। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम आते हैं मेन टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे कि जब हम किसी चीज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पहले हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मान लो यहां तक आ गया। ये थी हमारी विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के वेलोसिटी। अब मैं बताता हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो क्या फर्क आएगा। मान लो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इस पेन से शो करा रहा हूं मैं इसको, एक मिनट, इसको थोड़ा सा अलग बनाता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो रेड पेन है ये है आपका विदाउट उसके,
विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये इलेक्ट्रॉन की मोशन है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन की, कम ले लेते हैं थोड़ा, जल्दी तो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की मोशन है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो मोशन तो लमसम ऐसे ही रहेगी। देखो मान लो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, कुछ ऐसे, लेकिन वो यहाँ पे कुछ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा। ड्रिफ्ट मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ ना कुछ हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है जितने टाइम में हुआ है, जितने टाइम में हुआ है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो अब आप देखोगे इस ग्रीन वाले में, इस ब्लू वाले में, यहां से लेके यहां तक ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना इलेक्ट्रॉन का। ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी को हम बोलते हैं क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फील आया आपको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फील आया कि एक्चुअली में ये है प्रैक्टिकल फील आपको। प्रैक्टिकल एक्चुअली में क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? अब फॉर्मूले वगैरह तो सारी चीज चलेंगी ही नहीं। देखो जब अभी हमने इस पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? रैंडमली मूव कर रहे थे। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो देखो अब इतना रैंडमली मोशन नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू होगा। यानी कि देखो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, ये भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकल के किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो मान लो इस कंडक्टर की लेंथ है एल लेंथ है, मान लो इसकी यहां से यहां तक इसकी एल लेंथ है, तो क्या हम इस पे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं? इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ये एक बात बताओ, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को रखें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आए हो। QE। हाँ बिल्कुल, F इक्वल टू QE। QE नहीं, सॉरी ये वाला ई नहीं, वो वाला ई, बड़ा वाला, बिल्कुल सही बात है, बड़ा वाला ई, यही होगा। यस सर। इसी को देखते हुए देखो ये लिख रखा है F इक्वल टू QE, तो क्या F इक्वल टू MA लिख सकते हैं हम F को? यस सर। मान लो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या था? A था, और मास, इलेक्ट्रॉन का मास m हो गया, तो F इक्वल टू MA लिख दिया। तो E ये तो है ही, Q बेटा हम Q क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको हम Q भी बोल सकते हैं, E भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखोगे आप यहां से, तो एक्सेलरेशन क्या आया? इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या आया यहां से कि E अपॉन M, E अपॉन M आ गया। अब ये आपका आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो उसका एक्सेलरेशन क्या था? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो था, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भाई? जब इलेक्ट्रॉन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जब अप्लाई नहीं किया था तो हमारा इलेक्ट्रॉन वहीं पे मूव कर रहे थे ना। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं था। ये देखो लास्ट स्टेटमेंट में यही बताया था, वेलोसिटी आपकी जीरो है कि नहीं? जीरो। यस सर। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा डीप में बता रहा हूं, अगर आपको एक बार फील हो गया ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी, रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा फील करके बता रहा हूं कि उसका एक्सेलरेशन जीरो था। अब हम क्या करते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो हमने देखा था एक्चुअली में ये मोशन होती कैसे पता है? ये जो आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्मूथली चलते हुए दिख रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में भी चलते हैं, और ये एक्चुअली में एक दूसरे से टकराते भी हैं। तो दो टकराने के बीच में जो टाइम होता है ना, जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये मोशन इस डायरेक्शन में भी कर रहे होंगे नेट, और ऐसे भी मूव कर रहे होंगे, ऐसे भी मूव कर रहे हैं। तो क्या ये एक दूसरे से टकरा सकते हैं ना? जब दो रैंडमली एक रूम में दौड़ रहे होंगे, आंख पर पट्टी बांध के दौड़ रहे होंगे, तो वो एक दूसरे से टकरा सकते हैं कि नहीं? यस सर। जो दो टकराव के बीच में, जैसे पहली बार अब टकरा गए और थोड़ी मान लो एक सेकंड बाद दोबारा टकरा रहे हैं, कुछ देर बाद किसी अदर इलेक्ट्रॉन से भले ही टकरा रहा है लेकिन टकरा रहा है, तो दो टकरानों के बीच में दो सक्सेसिव कोलिजन्स, इन टेक्निकल लैंग्वेज
the time interval between two successive collision is known as relaxation time. बेटा समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. The collision between time between two collision, successive collision, उसको हम बोलते हैं relaxation time. अब relaxation time से हम क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो. अब हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन भी है. भाई देखो, रिलैक्स जब कोई चीज किसी से टकराएगी और दूसरी डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी एक वेलोसिटी जीरो भी तो होगी कुछ टाइम के लिए. Yes, sir. कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वो दोबारा से अदर वेलोसिटी में, मतलब उसी डायरेक्शन में जाएगा, फिर दोबारा से वेलोसिटी को लेगा. तो हम एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो हमारा कैलकुलेशन है वो चल रहा है. दो कोलिजन के बीच का टाइम चल रहा है हमारा हमेशा. बेटा बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हो रही है. अभी आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते इस चीज को. तो अभी हम क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया हमने. तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया तो जब कोलिजन हो चुका है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई. भाई किसी चीज से टकरा गए, मान लो किसी चीज से टकरा गए तो आप अदर किसी डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपकी वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए जीरो होगी, उसके बाद में वेलोसिटी बढ़ेगी. तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई और जो v थी वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एक ही जगह पे हमने क्या किया, ये एक्सेलरेशन पुट कर दिया, e अपॉन m इनटू टाउ. टी की जगह टाउ क्या आ गया? रिलैक्सेशन टाइम. तो ये आपका फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया. अब यहां से आप देखोगे कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के. अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के. ये टाइम थोड़ा बीतता जा रहा है. समझ में आ रहा है आपको? यहां से देख सकते हो आप VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E और VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ. यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा, अगर रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ज्यादा होगी. यानी कि जो टकराने के बीच में जो टाइम है वो अगर ज्यादा हो गया तो हमारी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी. होगी कि नहीं? यस सर. ये आपका VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. ये एक्सीलरेशन है. टाउ रिलैक्सेशन टाइम है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये सब इनके नोमेनक्लेचर बताया. तो आपको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आई? Yes, sir. ये समझ में आया? ये फील समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले कैसे मूव करते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में कैसे मूव करते हैं. एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये मोशन तो कंटिन्यू है, लेकिन नेट कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद. ये जो इलेक्ट्रिक नेट डिस्प्लेसमेंट है ये मिल जाता है. सिमिलरली कोई और इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही मूव कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो 10⁻18 के नंबर में हैं, तो टकराना कुछ ना कुछ किसी किसी का होता रहेगा. कोई ना कोई किसी न किसी से टकराएगा जरूर, लेकिन दो टकराव के बीच में जो टाइम होता है उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो टाइम क्या है. अभी हम देखते हैं कि करंट एक्चुअली में देखते हैं कि निकालते कैसे. करंट का एक और फॉर्मूला है. एक तो V इक्वल टू IR आपने पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ेंगे, डोंट वरी. लेकिन अभी आप ये देखो करंट का होता क्या है. मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन VD वेलोसिटी से जा रहे हैं, जैसा कि हमने अभी निकाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. VD वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं और उसको टाइम कितना लग रहा है? डेल्टा T टाइम लग रहा है. मान लो डेल्टा T टाइम लग रहा है. तो इस डिस्टेंस को L डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, इस L डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? L into dt. L into. इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए क्या मैं वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता हूं? इस डिस्टेंस या फिर ये बोल दो किसी स्मॉल टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, मान लो d है, चलो ऐसे ले लेते हैं. किसी स्मॉल टाइम में मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो d है, इसकी वेलोसिटी है क्या? VD. स्मॉल टाइम क्या है? डेल्टा T. तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल. कितना टाइम इंटरवल है? ये हमारे क्या आ गई? कितना डिस्टेंस ट्रेवल की गई है. अब हम मान लो
कि हमारे जो वॉल्यूम है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की हमें थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम कितना होगा कंडक्टर का। वॉल्यूम कितना होगा भाई? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ Yes, sir. या फिर डिस्टेंस ट्रेवल। अब जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आगे नहीं होगा भाई, ये वाला एरिया है, मान लो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमें ये वाला वॉल्यूम चाहिए, तो क्या एरिया, इसका जो एरिया है इस वाले एरिया में और इस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे ये वाला वॉल्यूम नहीं मिलेगा? सर मिल जाएगा। है? तो वही हमने किया। Yes, यहाँ से sir. क्या किया? एरिया इंटू डिस्टेंस कितनी है? VD इंटू डेल्टा टी। अब क्या हुआ, हमें इस एरिया में हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ चार्ज। टोटल नंबर ऑफ चार्ज या फिर बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? कैसे निकाल सकते हैं? NE मतलब टोटल चार्ज कितना है? NE इंटू वॉल्यूम। N क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। N क्या है? यहाँ पे, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बेटा, ये डीप में आई थिंक ज्यादा लगेगा आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये, और यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट की, ये आपकी वैल्यू आ गई। जब आप अब देखोगे तो जब नॉर्मल फॉर्मूले में जो आपका बेसिक फॉर्मूला था I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी था, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू ये वाली पुट कर दो और डेल्टा टी जो हमारा फॉर्मूले में है, तो उससे ये कट पिट के आपका मेन फॉर्मूला आ गया I का, एक ये फॉर्मूला जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में है, NEA VD। जो N क्या है इसमें? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्लियर है आपको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के थ्रू करंट कैसे निकालते हैं, ये क्लियर हुआ? Yes, 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 sir. ओके, अब ओम्स लॉ, चलो ओम्स लॉ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। हाँ हाँ क्या? अदर क्लास स्टार्ट होने वाली क्या? ठीक है ओके देन, ओके यू विल लीव नाउ। ओके देन अदर क्लास स्टार्ट होगी तो फिर कोई नहीं, वैसे मेरी क्लास इंट्रोडक्शन दे दो। क्या हुआ? इंट्रोडक्शन दे दो। अच्छा इंट्रोडक्शन देता हूँ, चलो ओम्स लॉ का। अच्छा ओम्स लॉ का आप ये बोल सकते हो V इक्वल टू IR फॉर्मूला आपका ओम्स लॉ से आया था, यानी कि V आपने 10th में पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी बता दूंगा। V इक्वल टू IR यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सर यस, ये V लिखूं क्यों, लिखने में टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बोल लो या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोल लो। और जो R क्या होता है? R होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। भाई ये करंट एम्पियर, ये देखो, ये इससे फील लो थोड़ा सा, ये वोल्टेज। हाँ सर हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दे दो। अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन, मैं सोच रहा कि बैच में बेटा। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी था 11th क्लास में। आप लोगों से काफी कुछ लोग शायद पढ़े होंगे मेरे से, कुछ नहीं भी पढ़े होंगे। और आपके कपिश सर एक्चुअली छुट्टी पे हैं आज, इस वजह से मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। यस सर। बेटा रिपीट अब मेरा नाम सत्येंद्र सिंह तोमर, तो लिखिए। सर आपने क्या था, मतलब हम बच्चों को एक बार कॉल किया, आपका वाइवा है। हाँ बिल्कुल आपको शायद याद होगा। यस सर मेरे पास भी कॉल आया। ठीक है बेटा, अब आपकी क्लास दूसरी स्टार्ट होने वाली है क्या? अब ऐसे 15 मिनट बाद स्टार्ट होगी ना आपकी सेकंड क्लास। तो यस सर 10 मिनट बाद। सर 10 मिनट वैसे हम कर सकते थे, आपने ये वो करवा दिया, चलो ठीक है। कपिश से पढ़ना ओम्स लॉ, कोई नहीं। सर कल आ जाएंगे? हाँ कल शायद आ जाएंगे कपिश सर ही क्लास लेंगे सर कल आपकी, डोंट वरी। मैं नहीं लूंगा, डोंट वरी। नहीं सर, थोड़ा सा टॉपिक ये है भी, मैं आपको फील दिलाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा डीप में चले गए। ओके थैंक यू सो मच। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ ऑफ कर दे रहा हूँ।
थैंक यू सो मच।